हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह जादौन और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं चाणक्य गुरु अकेडमी का एजुकेशन चैनल। आज हम 12th क्लास का अकाउंटेंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के वैसे तो दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। आपके सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड का हमारे सामने यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है। बिजनेस की जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। पहले क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आता था, तो एक कंप्लीट आपसे क्वेश्चन पूछते थे जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों चीजें पूछी जाती थी। अब क्वेश्चन कर दिया इन्होंने 6 मार्क्स का, तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपसे तीनों एक्टिविटी पूछेंगे। या तो आपसे सिर्फ ऑपरेटिंग पूछेंगे या ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग के दो पार्ट पूछ लेंगे, क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट कर देंगे। ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर दो पार्ट में, पार्ट ए में ऑपरेटिंग और पार्ट बी में इन्वेस्टिंग करके दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा कि अभी सीबीएसई ने एक आपको सैंपल पेपर इशू किया था, उसके अंदर भी ऐसे किया हुआ है। और मार्केट में जो सैंपल पेपर है वहां पर भी ज्यादातर क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है कि इसके अंदर ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन में दो एक्टिविटी पूछेंगे। तीनों एक्टिविटी के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इसको आसान भाषा में समझें कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और जिस चीज का बिजनेस है, जैसे मान लो कि मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, तो गारमेंट्स को खरीदने और बेचने की जो एक्टिविटी है उसमें जो कैश आएगा या जाएगा वो सारा हम ऑपरेटिंग में कवर करेंगे। उस गारमेंट्स को बनाने के लिए मान लो मैंने मशीन परचेज की है, मैंने अपना आउटलेट खोलने के लिए बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग और मशीनरी के जो एक्सपेंस है वो हमारे कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टिंग में। मतलब कोई हम एसेट परचेज कर रहे हैं या कोई नॉन करंट एसेट परचेज या सेल कर रहे हैं, वो एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी? इन्वेस्टिंग। और अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं या डिबेंचर इशू कर रहे हैं या बैंक से लोन ले रहे हैं, ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमारी किस में आएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो तीन एक्टिविटी यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले ऑपरेटिंग, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब कैश हमारे पास आ रहा है और आउटफ्लो का मतलब कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है। तो कैश कब आएगा? जब हम कोई कैश सेल करेंगे, कहीं से रॉयल्टी मिल रही है, डेटर से हमें कलेक्शन मिल रहा है या हमें कमीशन या फीस मिल रही है, तो ये हमारे क्या है? इनफ्लो है। अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि मेरा गारमेंट का बिजनेस है, अगर मैं गारमेंट को परचेज करूंगा, गुड्स को परचेज करूंगा, तो मेरी क्या हो जाएगी? कैश परचेज। यहाँ पे मेरा कैश क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। सेम ऐसे ही मैं रेंट पे कर रहा हूँ, अपने क्रेडिटर पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे? कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो मैंने बताया था कि बिल्डिंग परचेज करेंगे, मशीनरी परचेज करेंगे, कोई भी नॉन करंट एसेट हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे, वो हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। सेम ऐसी बिल्डिंग को मैंने लेट आउट कर दिया, वहां से जो किराया मिल रहा है, या मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए एज एन इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट में मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिया, वहां से मुझे डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो ये सारी किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इनफ्लो का मतलब कैश आ रहा है और आउटफ्लो का मतलब कैश जा रहा है। तो यहाँ पर हमने फिक्स एसेट सेल कर दी, इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, या हमने कोई फिक्स एसेट परचेज कर ली है। फिक्स एसेट मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनको परचेज करेंगे तो हमारा कैश जाएगा, कैश जाएगा तो आउटफ्लो, और सेल करेंगे तो कैश आएगा, आएगा तो वो इनफ्लो। सेम ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा कि मैंने बताया था शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये चार मेन एक्टिविटी हैं। शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट। शेयर इशू करेंगे तो कंपनी के पास कैश आएगा, तो उसको बोलेंगे इनफ्लो। और उन्हीं शेयर की अगर हम पेमेंट कर देते हैं, उन शेयर को हम रिडीम कर देते हैं या शेयर को हम बाई बैक कर लेते हैं, तो वहां पर हमारा कैश जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। बैंक से लोन लेंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। लोन की पेमेंट कर देंगे तो ये आउटफ्लो हो जाएगा। सेम ऐसी जो हमने शेयर इशू किए हैं उन पे हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करेंगे तो वो आउटफ्लो हो जाएगा। डिबेंचर हमने इशू किए थे, डिबेंचर पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। तो मैंने आपको तीनों एक्टिविटी बता दी है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग से आपके पास जितना कैश आया, इन्वेस्टिंग से जितना आपके पास कैश आया और फाइनेंसिंग से जितना कैश आया, तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर इसके अंदर हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे तो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका मैच कर जाएगा। क्वेश्चन में आपको करंट एसेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिया होगा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग वाला जैसे ही आप प्लस करोगे तो आपका एंड मैच कर जाएगा। यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। पर ये तक कब होगा?
जब आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों पूछा जाएगा। तो एक तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपका पूरा फॉर्मेट है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये कई बार आपको वर्किंग नोट बनाकर भी निकालना पड़ता है। वर्किंग नोट मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर 2 साल के आपको P&L अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे, ये आपको कहाँ मिलेंगे, शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 2 बैलेंस होंगे, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंस मिल जाएगा। उस डिफरेंस के अंदर ये 5 चीजें ऐड होती हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कैसे निकालेंगे, ये भी आपका करंट माइनस प्रीवियस होगा। रिजर्व के बैलेंस दिए होंगे, 2 साल का आपको डेटा दिया होगा, क्वेश्चन में आपको 2 साल का डेटा दिया होगा, तो करंट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड, ये आपको हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 2 साल का प्रपोज डिविडेंड दिया होगा, एक दिया होगा करंट ईयर, एक दिया होगा प्रीवियस ईयर। हमेशा प्रीवियस ईयर का यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेंगे, प्रीवियस ईयर, गलत लिखा होगा इसमें, तो प्रपोज डिविडेंड यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, ये भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर 2 साल का दे रखा है तो करंट ईयर वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा और प्रीवियस ईयर का बाद में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि प्रोविजन टैक्स के आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए होते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या तो आपको दिया होगा टैक्स पेड या फिर आपको दिया होगा प्रोविजन मेड। तो उस केस में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा और अकाउंट बना के निकालेंगे कि आपको अगर टैक्स पेड दिया है तो प्रोविजन मेड निकालोगे और प्रोविजन मेड दिया हुआ है तो वहां से आप टैक्स पेड निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब वहां पे लिखा हुआ कि कोई अर्थक्वेक आ गया है या कोई लॉस, कोई फायर हो गया है, वहां से कोई हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लॉस हो रहा है तो हम ऐड करेंगे और गेन हो रहा है तो उसको माइनस करेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। नॉन कैश आइटम को ऐड करेंगे। नॉन कैश आइटम क्या होते हैं कि हमारा एक्सपेंस तो है लेकिन अभी कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, गुडविल, अमोर्टाइज, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। कोई इनकम हो रही है तो उसको माइनस करना है। इनकम कौन सी, जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इन्वेस्टमेंट से हमें रेंट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट से हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो हमारी कौन सी है, वो इन्वेस्टिंग इनकम है। तो हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है, सिर्फ ऑपरेटिंग। तो हमने क्या करा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें आपने क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी को ऐड करते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है। मैंने एक करंट एसेट का एग्जांपल ले लिया, डेटर। मेरे डेटर थे 2 लाख रुपए, उसने मुझे 50,000 दे दिए, तो अब डेटर कितने हो गए, 150। पहले मेरा डेटर कितने का था, 2 लाख रुपए का था, उसने मुझे 50 पे कर दिया, तो अब डेटर की वैल्यू कितनी हो गई, 150। तो डेटर मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो डेटर डिक्रीज कब होगा, जब वो मुझे पैसे दे देगा और कैश मेरे पास आ जाएगा। तो कैश आएगा तो क्या करेंगे, प्लस। पूरे फॉर्मेट में कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, कैश आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। डेटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कब होगी, जब वो मुझे पैसे दे देगा। तो मेरे पास कैश आएगा तो क्या करेंगे, प्लस। सेम ऐसी लायबिलिटी, अगर मैं किसी से उधार ले लूंगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन कैश तो मेरे पास आ जाएगा ना। तो अगर मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है तो समझो हमारे पास कैश आ रहा है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये जो ऐड और लेस का पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि इनफ्लो ऐड होगा और आउटफ्लो माइनस होगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लेस कर देंगे इनकम टैक्स, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा। ऑपरेटिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग में हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग में अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, इनको सेल करेंगे तो कैश आएगा। यहां पर भी वही लॉजिक काम कर रहा है, कैश आ रहा है तो प्लस, कैश जा रहा है तो माइनस। एसेट को सेल करोगे, ऐड करना है। एसेट को परचेज करेंगे तो आपका कैश जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेम ऐसी फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में भी यही लॉजिक चलेगा। अगर आप डिबेंचर इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे तो आपके पास कैश आएगा, कैश आएगा तो प्लस करेंगे। अगर आप लोन की पेमेंट कर देते हैं, शेयर को रिडीम कर देते हैं, डिबेंचर को रिडीम कर देते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर देते हैं, तो कोई भी पेमेंट करोगे तो क्या होगा, माइनस। तो पूरे कैश फ्लो में एक ही लॉजिक चलेगा, कैश आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों कर लेंगे और तीनों को ऐड करने पे अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो उसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैच हो जाएगा। तो ये हमने पूरा फॉर्मेट कर लिया। अब तो मैंने आपको बताया था कि चांसेस पूरे हैं कि आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ए और बी करके। ए पार्ट है और ऐसे ही आपको बी पार्ट मिलेगा। ए पार्ट में इन्होंने पूछा है कि बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग,
और बी पार्ट में आपसे पूछ लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों के चांसेस कम है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें 2 साल का डेटा दिया होगा, हमेशा आपको 2 साल का डेटा दिया होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। तो ये आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, इसमें क्या करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 5 लाख में से 6 लाख को माइनस करेंगे। अगर आप 5 लाख में से 6 लाख को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे आपका 1 लाख रुपए माइनस में आएगा। 5 लाख में से 6 लाख को माइनस करें तो 1 लाख क्या आ गया, माइनस में। अब इसमें ऐड करेंगे, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि 5 चीज़ें ऐड होती हैं। पहला ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड। तो हमें देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है। क्या यहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। इंटरिम डिविडेंड नहीं दे रखा। प्रोविजन फॉर टैक्स, यस प्रोविजन फॉर टैक्स है आपके पास, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बताया था कि अगर नीचे कोई इंफॉर्मेशन होती है टैक्स पेड या प्रोविजन मेड तो हम उसका अकाउंट बनाते हैं, पर यहाँ पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, करंट ईयर वाला ऐड होगा, करंट ईयर वाला ऐड होगा और प्रीवियस वाला माइनस होगा। तो 1,20,000 रुपये ऐड हो जाएगा, ये हमारा करंट ईयर का प्रोविजन है। और इसमें ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का हमारा दे रखा है यहाँ पर 1,50,000। तो यहां से आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये आपका आ जाएगा 1,70,000। अब इसमें एडजस्टमेंट करेंगे डेप्रिसिएशन के, स्पेस कम है मेरे पास इसलिए इसमें एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन है क्या, नहीं है डेप्रिसिएशन। फिर गुडविल अमोर्टाइज है क्या, यहाँ पर गुडविल देखो यहाँ पर दे रखी है, पहले थी 2 लाख अब हो गई है 1,50,000। गुडविल जो है 2 लाख से कितनी हो गई, 1,50,000। गुडविल अगर कम हो रही है तो उसको बोलते हैं गुडविल अमोर्टाइज, और गुडविल की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं गुडविल परचेज। गुडविल परचेज को हम दिखाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और गुडविल अगर कम हो रही है अमोर्टाइज हो रही है तो उसको ऑपरेटिंग में दिखाएंगे। तो गुडविल 50,000 रुपये यहाँ लिखेंगे, गुडविल अमोर्टाइज 50,000 रुपये ऐड हो जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, मान लो यहाँ पे डिवेंचर दिया होता तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकालते, लोन दिया होता तो हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 170 और 50 220। ये 220 क्या आ गया, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये 2,20,000 हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट डिक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो हमें देखना है यहाँ पर, एक तो दे रखा है ट्रेड रिसीवर्स। ट्रेड रिसीवर्स पहले थे हमारे पास 2 लाख के, अब कितने हो गए 240। तो 40,000 से आपके करंट एसेट बढ़ रही है, तो करंट एसेट बढ़ी है तो क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, वो माइनस में आएगा। और ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी 150 से कितनी हो गई 2 लाख, तो यहाँ पर 50 ऐड हो जाएगा। तो 50,000 रुपये ट्रेड पेबल के ऐड हो जाएंगे, और ट्रेड रिसीवर्स जो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 40,000 से, ये माइनस हो जाएंगे। तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 230, और इसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड का अमाउंट कितना है, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स था
करंट ईयर का ऐड किया था, प्रीवियस ईयर क्या करेंगे माइनस, तो ये 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे। इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और टैक्स पेड माइनस हो जाएगा 1 लाख। तो टैक्स पेड माइनस करके बाद जो आंसर आएगा 130 आ जाएगा, स्पेस कम है, ठीक है। तो 230 में से 1 लाख गया, 130 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 230 में से 1 लाख को माइनस कर दिया, 130 हमारा क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था, तो 3 नंबर आपके कंफर्म हो गए। अब इसके बाद सेकंड पार्ट, हाँ जी बी पार्ट। तो बी पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मशीनरी के हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी तो आप उसका अकाउंट जरूर बनाएंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रखी है, एक तो मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, और दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज 3,50,000। तो यहाँ पर 2 अकाउंट बनेंगे, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तो हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और फिर मुझे बनाना है यहाँ पर वर्किंग नोट में मशीनरी अकाउंट। ये मेरा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 1। और साथ में हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 20 लाख रुपए, टू बैलेंस बीडी 20 लाख। हमेशा याद रखना, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, कोई भी एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आएगा। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो एक तरह से हमारी लायबिलिटी होती है। इसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या कोई भी प्रोविजन वो हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस मतलब 24 हमारा करंट ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर हमारे ओपनिंग बैलेंस होते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस 6,50,000, और इसका क्लोजिंग बैलेंस मशीनरी का है 28 लाख। तो अभी तक हमने क्या करा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड किया है। ओपनिंग जो एसेट का बैलेंस है वो डेबिट में आएगा, और प्रोविजन का क्रेडिट साइड में। अब आगे इसमें लिखा हुआ है मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 50,000 और इसकी बुक वैल्यू कितनी है 40,000। देखो बुक वैल्यू कैसे आती है, जब आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तब आपको क्या मिलेगी, बुक वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पर 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तभी उसकी बुक वैल्यू 40,000 आई है, और ये लॉस्ट बाय फायर हो गई है। और इंश्योरेंस क्लेम मिला है हमें 32,000। देखो लॉस बाय फायर हो गए या हमने बेच दी, बात एक ही है, हमारी मशीनरी चली गई और इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल गया। जब आप सेल करते हैं तो क्या होता है, हम अपनी मशीनरी दे देते हैं और हमें वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर भी हमारी मशीनरी जा रही है और कैश आ रहा है, तो इसकी ट्रीटमेंट सेम वैसी होगी जैसे हम कोई मशीनरी सेल कर रहे हैं। तो सेल की ट्रीटमेंट और लॉस बाय फायर और इंश्योरेंस क्लेम की ट्रीटमेंट सेम वैसी होगी जैसे आप मशीनरी सेल करते हैं। तो बुक वैल्यू थी 40,000 और क्लेम कितना मिला है हमें 32, तो इसका मतलब 8,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे बाई बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये इंश्योरेंस से पैसे मिले हमें 32 हमें यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। बुक वैल्यू 40 थे, मिला 32 है, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L में 8,000 का हम यहाँ पे लॉस रिकॉर्ड कर देंगे। अब बाई एक्यूमुलेटेड डेप, ये डेप कौन सा है, ये 10,000 है। ये 10,000 डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होके आएगा, कहां से ट्रांसफर होगा,
डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी 10,000, ये 10,000 यहाँ से ट्रांसफर होके मशीनरी अकाउंट में आएगा। तो जब भी आपके पास मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट दोनों अकाउंट बनेंगे, तो जब भी आप कोई मशीनरी सेल करोगे तो उस मशीनरी का टोटल डेप यहाँ से ट्रांसफर होके आएगा। तो हमने 10,000 क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। दूसरा, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 350, ये हमारा टोटल डेप्रीसिएशन है। टोटल डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, और टोटल डेप्रीसिएशन आ गया हमारा 3,50,000। इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 7,50,000। 4 लाख प्लस 350 750, और इधर का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 650 और 10 660। तो डिफरेंस आपको दिख रहा है 90,000 का। ये 90,000 आपकी सेकंड मशीनरी है जिसको हमने बेचा है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ द मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 2,50,000, इसको हमने 20 के लॉस पे बेचा है। तो अब देखो यहाँ पर 250 इसकी कॉस्ट है, और यहां से हमें पता चला है कि सेकंड वाली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन ट्रांसफर 90,000 हो रहा है। तो इसमें से कॉस्ट में से 90,000 हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो 1,60,000 इसकी क्या आ गई, बुक वैल्यू। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इसको 20,000 के लॉस पे बेचा है। तो अगर मैं इसमें से लॉस का 20,000 माइनस कर दूं तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इसको 1,40,000 में सेल किया है। क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस नहीं दिया था, बस ये बताया था कि इसको हमने 20,000 के लॉस पे बेचा है। क्लियर हुआ। मशीनरी की कॉस्ट दे रखी थी 2,50,000, और यहाँ पर हमने बैलेंसिंग फिगर करके, ये हमारा क्या है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चला कि 90,000 हमारा क्या है सेकेंड मशीनरी का टोटल डेप्रिसिएशन है। तो हमने इसकी कॉस्ट कितनी थी 250 में से 90 हमने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। जैसे हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गई, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है 1,60,000, और इसको हमने बेचा है 20,000 के लॉस पे। तो 20,000 के लॉस पे, अगर मशीनरी की बुक वैल्यू 1,60,000 है, 20 के लॉस पे सेल करेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 1,40,000। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर बाई बैंक में आ जाएगा 140, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। और दोबारा लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन 90,000 है, और प्लस इस पर 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्पेस का मेरे पास, बाई P&L 20,000 रुपये का ये इसका लॉस हो गया। इसका आप टोटल कर लेंगे, टोटल में से इसको माइनस करें, टोटल आप करोगे तो अराउंड 31 लाख आएगा। एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, और डिफरेंस जो है वो हमारा 11 लाख आ जाएगा। ये एक तरह से बैलेंस ही फिगर आ गया। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 31 लाख, और 31 लाख में से 20 लाख माइनस कर दिया तो 11 लाख क्या निकल के आ गए, हमारी परचेज निकल के आ गए। अब हमारे दोनों अकाउंट कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, बस बैंक वाले अमाउंट पे फोकस करना है। यहाँ पर आपने एक तो इंश्योरेंस क्लेम मिला है, और एक आपने ये मशीनरी सेल करी है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। तो इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हुआ था 32। फिर सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी आपने सेल कर दी थी 1,40,000 में। तीसरा जो बैलेंसिंग फिगर आया आपका 11 लाख रुपए, इसको बोलेंगे परचेज ऑफ मशीनरी 11 लाख। मैंने आपको बताया था कि हम कैश फ्लो पे ये ध्यान देते हैं कि कैश आ रहा है या जा रहा है। तो देखो सेल करा तो कैश आया, इंश्योरेंस क्लेम मिला तो भी कैश आया, और मशीनरी परचेज करेंगे तो हमारा कैश जाएगा। तो इसको क्या करेंगे माइनस, ये जो 11 लाख है वो हमारा माइनस का अमाउंट है। तो 11 लाख में से माइनस कर देंगे 140 और 32, तो 172 माइनस हो जाएगा। तो 9,28,000 ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये क्या है माइनस में है, माइनस में है तो लिखेंगे नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। 3 और 3 6 नंबर के हमारा ये क्वेश्चन आएगा। लास्ट क्वेश्चन है 34। आप चाहे तो इसको पहला क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं स्टार्टिंग से करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको देखना है कि आपकी स्पीड किस में आती है।
ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।